यानी कि पार्ट थर्ड में हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। जिनका भी हिंदी था उनके लिए चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है और उसके हिसाब से हम लोग आंसर को देखेंगे। पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है। अगर हम 72 नंबर प्रश्न की बात करें तो इस हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो आपका जो गद्यांश दिया गया है वो ज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अगर इस पर हम बात करें तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पूरा विश्व। हमने दूसरे यहाँ पे 72 नंबर के प्रश्न की बात कर लिया है। 73 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बिग डेटा और बिग डेटा मशीन लर्निंग। 73 नंबर प्रश्न और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिग डेटा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये 74 नंबर प्रश्न है मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी। देखिए गद्यांश के हिसाब से यहाँ पे आंसर को लगाया जाएगा, ठीक है। यानी कि 74 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका अकुशल कामगार, ठीक है। ये आपका यहाँ आंसर जो है ये बी वाला सही होगा, अकुशल कामगार। 75 नंबर प्रश्न है कि कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी। 75 नंबर प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथ, ये होगा इसका। प्रश्न 76 है हमें नए रास्ते खोजने होंगे। अगर गद्यांश आप पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे सटीक आंसर इसका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या यहाँ पे 77 है कि नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है। तो किन क्षेत्रों में होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान एवं रसायन, भौतिक विज्ञान एवं कृषि, जलवायु विज्ञान एवं समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि उपरोक्त में से एक से अधिक। 78 प्रश्न है महामारी रोकने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे महामारी रोकने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, यानी कि संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का जो है विकास। 79 प्रश्न है कि भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है। तो 79 का अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो एक विकसित देश, ठीक है, विकसित है देश बनने की दिशा में। प्रश्न संख्या 80 है तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। 80 नंबर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि भारत, ठीक है। ये हम हिंदी के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 81 से लगाकर के 85 के बीच यहाँ पे गद्यांश दिया गया है और 81 से 85 के बीच तक के प्रश्नों को सभी को यहाँ पे गद्यांश के अनुसार यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है जो है 81 नंबर पूछ रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा सत्य साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया। तो गोरों का विरोध कब किया था आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है अगर देखा जाए तो, ठीक है। यानी कि 82 नंबर के ऑप्शन की जो बात करें उन्होंने क्या किया, जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संख्या 83 जनगण मन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है। तो इसमें कारण पूछा जा रहा है, न कि इसको लिखने वाला, ठीक है। तो देखिए 83 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस कविता में व्याप्त देश प्रेमी की सच्ची अनुभूति, ये इसका राइट आंसर। 84 नंबर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया था। 84 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1901 के दक्षिण अफ्रीका में बोअर जाति की हत्या होने पर बंकिम चटर्जी के निधन के बाद बंग दर्शन बंद होने पर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका। 85 नंबर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों का त्याग कर समाज का उपयोग सदस्य बने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 86 है कि किस मिट्टी से देह बनी है। गंगा की मिट्टी से, भारत की मिट्टी से, भूमि की मिट्टी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत की मिट्टी से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, यानी कि 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा। 88 नंबर प्रश्न है कि किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। गंगा, भारत भूमि, सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं सी नंबर सरस्वती, आप गद्यांश पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी आपकी कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। 88 के बाद यहाँ पे 89 भारत किस काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सावित्री माता की, ठीक है। प्रश्न 90 है कि लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। तो ऑप्शन नंबर ए भारत माता की, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 91 है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं, ठीक है। यहाँ पे 91 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो आप 91 का लगाएंगे सी नंबर, यानी कि 6 आपका ये राइट आंसर होगा। सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है। सर्वनाम का प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। संख्या 93 पूछ रहा है कि विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुण संख्या परिणाम, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी को पता है कि जो है 8 कारक होते हैं।
कारक से संबंधित प्रश्न है 95 नंबर। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पे पूछा जा रहा है को किस कारक के लिए चिन्ह है, यानी कि संप्रदान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है कि जिसके लिए कुछ लिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए एक संप्रदान कारक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 97 की क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। 98 प्रश्न है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, यह किस काल का उदाहरण काल पूछा जा रहा है, तो ये आपका भविष्यत काल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? अगर यहाँ पे गुण संधि के उदाहरण की बात करेंगे तो 100वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महोत्सव। प्रश्न संख्या 101 है, अ आ के बाद ए ओ हो ए। अगर इसके आंसर की बात करें, देखिए यहाँ पे संधि पूछा गया है कि यह परिवर्तन किस संधि में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वृद्धि संधि में। 101 यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न है, सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागढ़ उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? अगर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सौजन्य उज्ज्वल भ्रातृगढ़ और उपयुक्त, ये इसका राइट आंसर। प्रश्न के 103 है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप बता देते हैं आपको, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है, रजनीचर, भुजंग, उरग, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर इसके आंसर की बात करें रजनीचर, ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। 105 नंबर प्रश्न, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? यानी कि यहाँ पे जो है जेंडर पूछा गया है कि इसमें लिंग क्या है, तो देखिए ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। 106 नंबर प्रश्न है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? ठीक है, 106 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये यहाँ पे कौन सी क्रिया पूछा गया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। प्रश्न के 107 है, क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। अगर 107 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपका आंसर होगा यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। प्रश्न के 108 है कि आकर्षण का जो है विपरीतार्थक शब्द होगा, यानी कि विपरीत यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है शब्द का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर्षण है, संकर्षण है, विकर्षण है। यहाँ पे 108 नंबर के प्रश्न की बात करें, यहाँ पे अगर आकर्षण है तो आपके यहाँ पे विकर्षण होना चाहिए और बिल्कुल राइट। प्रश्न के 109 है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए आदंत, अदतन, अधोपांत, ये तीनों होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जो है श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न के 111 कि इनमें से कौन सा व्याकरणाचार्य नहीं है? पाणिनि है, पतंजलि है, रामविलास शर्मा है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 111 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए ये रामविलास शर्मा जो देख रहे हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर हम आंसर किसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 113 ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? यहाँ पे विभक्ति कारक जो है चिन्ह पूछा गया है कि ने कर्म कारक है, कर्ता है, यानी कि कर्ता ने कर्म करण कारक पूछा गया है कि इसमें कौन सा है? 113 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार से चीजें यहाँ पे पूछी गई। प्रश्न संख्या 14 है, यानी कि 114 उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है। अभी आप लोगों ने कार्य से संबंधित प्रश्न देखा और यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, तो 114 की बात करें यहाँ पे उच्च, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा उत्। प्रश्न संख्या 115 है, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, तो इसे देखिए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 116 है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो ये भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 117 के दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, क्या? समास, संधि, उपसर्ग। अगर देखा जाए इसके आंसर की तो ये आपका जो है संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा संधि। प्रश्न संख्या 118 की ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? 118 नंबर का, तो ये इसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा तद्भव। प्रश्न संख्या 119 है, कर्मधारय समास का उदाहरण है वागयुद्ध है, त्रिलोक, परमेश्वर, उपरोक्त में से एक से अधिक। 119 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परमेश्वर। ठीक है, 120 नंबर प्रश्न के अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं?
तो यहाँ पे अर्थ के आधार पर अगर वाक्य के भेद का देखेंगे तो यहाँ पे आपके 8 हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य उसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि हों, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। 121 प्रश्न है और यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे संयुक्त वाक्य इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, विराम चिन्ह को कहते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे यहाँ पे चिन्ह पूछा गया है, विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं या संक्षेप चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे 122 का अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पे अर्ध विराम होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 है, अंधे के आगे रोए अपने नैने खोए का अभिप्राय क्या है। 123 नंबर का, तो इसे कहेंगे अयोग्य से कहना, ठीक है, अयोग्य से। प्रश्न संख्या 24 है, 124, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। तो अगर इसमें पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए, गड़ी मुर्दे उखाड़ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 125 है, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं, क्या बनते हैं, वाक्य शब्द पद। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखिए 125 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो है शब्द बनते हैं। 126 प्रश्न, यह अलावा किस तरह की ध्वनियाँ हैं, स्पर्श ध्वनियाँ हैं या अंतस्थ हैं या घोष हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए ये अंतस्थ हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 127 की अगर बात करें, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है, यह है, न है, र है। 127 का ऑप्शन नंबर यह, ठीक है, ये आपका नासिक जो है व्यंजन नहीं है। 128 नंबर प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा शब्द शक्ति है। 128 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे व्यंजना हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे व्यंजना यहाँ पे पूछा। प्रश्न संख्या 129 है कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंतर बुलाए, यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। तो ये आपके अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 130 है, लघु और गुरु किसके अंग है, रस, अलंकार, छंद। यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो छंद में आप लोगों ने देखा होगा कि मात्राएं लघु और गुरु की मात्राएं होती हैं, वो यहाँ पे छंद है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 131 में छंद कितने प्रकार के, कितने प्रमुख भेद हैं, यानी कि छंद के कितने प्रमुख जो है भेद हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके छंद दो, यहाँ पे प्रमुख जो भेद है वो दो हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। प्रश्न संख्या 132 है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। 132 प्रश्न है, तो उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 133 है, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए अधिसूचना इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। संख्या 134 है, संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं। तो ये आपका है संक्षेपण के गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 135 है, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है, 135 का। तो ये देखिए किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 136 है आपका, इनमें से कौन सा आदिकालीन जैन साहित्यकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा, देखिए चरपट भी है, नरपति नाल है, नागार्जुन है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इसके आंसर की बात करें 136 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इसका राइट, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित करना है, ठीक है, यहाँ पे कूट दिया गया है और नाभादास यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए नाभादास, चंद्रबरदाई, बद्री। यहाँ पे प्रश्न 137 है। प्रश्न संख्या 137 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप पहले ए का मिलाएंगे 3 पे, बी का 1 पे और सी का 4 पे, यहाँ पे डी का 2 पे, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 138 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। यशोधरा मुक्तक काव्य है, रश्मिरथी। अगर 138 की बात करें तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए का जो है दूसरे नंबर पर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए का आपका दूसरे नंबर पे जाएगा, यहाँ पे बी का जो है चौथे नंबर पे जाएगा और सी का जो है पहले नंबर पे, और रामचरितमानस बात करें यहाँ पे तो ये महाकाव्य, ठीक है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। प्रश्न संख्या 139 है, इसमें भी जो है कूट दिया गया है, उसमें भी मिलान करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है, देखिए पहले का 3 हो जाएगा, देखिए पहले का 3 हो जाएगा, फिर बी का जो है फर्स्ट और जो है सी का फोर्थ और डी का जो है सेकेंड वाला, इस हिसाब से यहाँ पे मिला दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 140 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। तो ये आपका गद्य काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य काल। प्रश्न संख्या 141 है, इनमें से कौन सा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो 141 प्रश्न की बात करें तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न आपको जो दिया गया है वो आपका है कूट है, मिलान करना है। इसका हम आंसर आपको बता देते हैं यहाँ पे। अगर 142 की बात करें तो
142 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आप बी देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पे ये चीज़ें देख के मिला लीजिएगा। 143 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ समेत कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है। अब बेस भाव समास यानी कि 143 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी होगा, यानी कि ए का आपका सेकंड नंबर, बी का 4 नंबर, यहाँ पे सी का पहला और यहाँ पे जो है डी का जो है तीसरे नंबर का है। 144 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। अंग्रेजी के हिंदी रूपांतरण है, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 143 यानी 44 की अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का जो है तीसरा नंबर, बी का चौथा और सी का सेकंड नंबर और यहाँ पे डी का पहला नंबर। यहाँ पे प्रश्न संख्या 147 नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 145 नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है। यहाँ पे लोकोक्ति दी गई है, उसका अर्थ दिया गया है, उसको मिलान करना है, यानी कि 145 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप मिला लेंगे, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। यहाँ पर देखिए कूट को लेकर के फिर जो है प्रश्न आ गए हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वाक्यों को अर्थ के आधार पर सही कूट यहाँ पे सम्मिलित करना है। अगर यहाँ पे 146 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी यहाँ पे सही होगा, यानी कि पहले का यहाँ पे ए का जो है सेकंड नंबर, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का जो है थर्ड नंबर। शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? अगर इसके आंसर की बात करें यानी कि 147 का आंसर होगा जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 148 नील परिधान बीच में सुकुमार का यहाँ पे जो है पूछा गया क्या अलंकार पूछा गया है। 148 का ऑप्शन नंबर ये बी होगा, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। प्रश्न संख्या 149 से दिवस का अवसान समीप था, गगन था, लोहित। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पदांश में कौन सा छंद है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये द्रुत विलंबित छंद है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। 150 प्रश्न है, विभाव क्या है? विभाव के उद्भूत का कारण है, यानी कि 150 का पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी कि विभाव के उद्भूत का जो है कारण है ये।